नमस्कार विद्यार्थियों, उड़ान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, 8वीं कक्षा बोर्ड का एग्जाम है, तो निश्चित रूप से हमारे लेसन आपके प्रतिभा में या आपके अंकों में सुधार करने में सहयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं। तो पहली बात कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, जनन, उत्सर्जन, रक्त परिवहन आदि के लिए किया जाता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये पढ़ा है कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन निर्माण करता है। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित कर लिया जाता है और इस क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। अगला बिंदु कि मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने 6ठी और 7वीं क्लास में अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं, फसल उत्पादन और प्रबंधन का शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। तो हमने देखा यहाँ पर कि किसान जो होता है फसल का उत्पादन करता है, तो मनुष्य को भोजन की आवश्यकता किस प्रकार से हुई, इसके लिए क्या क्या करता है। तो प्राचीन काल मनुष्य था भोजन प्राप्त करने के लिए सब्जियां, फसल का उत्पादन करता था और फिर मांस प्राप्त करने के लिए वह जीवों का शिकार किया करता था। कालांतर में वो खेती करने लगा और खेती में अनेक फसलों का उत्पादन करने लगा। तो बात आती है कि फसल कहते किसे हैं। तो परिभाषा आती है कि जब एक ही किस्म, यहाँ देखें कि जब एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा हुई, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब यहाँ बात आती है, उदाहरण के रूप में ले कि गेहूं की फसल से तात्पर्य है कि एक खेत में जितने भी पौधे हैं वो सभी पौधे किसके होंगे, गेहूं के ही होंगे। आगे देखिए कि मौसम के आधार पर फसलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। तो क्या परिभाषा रहेगी इसकी, खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल किसे कहेंगे कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु अर्थात जून से सितंबर के मध्य में बोया जाता है और काटा जाता है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। उदाहरण के रूप में धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी फसलें जो होती है खरीफ की फसल कहलाती है। दूसरी फसल आती है रबी की फसल। रबी की फसल यानी ये फसलें जो होती हैं ये शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर से मार्च के मध्य उगाई जाती है, इन्हें रबी की फसल कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसल कहलाती है। खरीफ और रबी के मध्य एक फसल का उत्पादन किया जाता है जिसे हम जायद की फसल कहते हैं। ये ककड़ी, खरबूज, तरबूज जो होता है वो जायद की फसल कहलाती है। इस प्रकार में देखा कि ऋतु के आधार पर फसलें मुख्यतः 2 प्रकार की, खरीफ की फसल और रबी की फसल। और खरीफ और रबी के मध्य एक फसल और बोई जाती है जिसे जायद की फसल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु लेते हैं। अगला बिंदु है आधारिक फसल पद्धतियां। तो यहाँ पर फसल पद्धति तात्पर्य है कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में अर्थात निश्चित समय अवधि में करने पड़ते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धति जो होती है वो कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कृषि पद्धतियाँ टोटल 7 है। पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, नंबर 4 सिंचाई, नंबर 5 खरपतवार सुरक्षा, नंबर 6 कटाई और नंबर 7 भंडारण। यानी जब ये सभी पद्धतियां कंप्लीट होती है तब जाकर किसान खेत से अपनी फसल को अपने घर तक ले आता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, जो कि हमारा प्रथम चरण है। मिट्टी तैयार करने में मिट्टी को पलटने तथा पोला बनाने से ये क्रिया इसमें की जाती है। अब मिट्टी को पलटने तथा पोला बनाने की क्रिया क्यों आवश्यक है, इसके कुछ खास कारण होते हैं। तो पहला कारण जो होता है कि इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं, क्योंकि
मिट्टी पलटने से पहले जमीन थोड़ी सख्त सी होती है, जड़ी आसानी से अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, तो उलटने पलटने से भूमि थोड़ी सी पोली हो जाती है और जड़ें आसानी से अंदर की ओर प्रवेश कर पाती है। दूसरा काम जो होता है, जड़ें सरलता से श्वसन की क्रिया कर सकती है, क्योंकि सख्त भूमि में मिट्टी थोड़ी जमी हुई सी होती है तो वायु के आवागमन में थोड़ी कठिनाई होती है, तो पोला बनाने से पादप की जड़ें आसानी से श्वसन की क्रिया कर सकती है। तीसरा कार्य, मिट्टी में रहने वाले केंचुओं तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता मिलती है, क्योंकि मिट्टी में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और केंचुए पाए जाते हैं, तो इनको श्वसन करने में आसानी मिलती है। और आप जानते होंगे केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कारण है किसानों का मित्र कहने का? एक कारण ये होता है कि केंचुए हमेशा भूमि में ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, इस कारण से ये मिट्टी को पोला बनाते हैं। साथ ही साथ केंचुए की खास और आदत होती है, केंचुए भोजन के रूप में मिट्टी लेते हैं और मल के रूप में मिट्टी त्यागते हैं। इनका जो मल निकलता है, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण से केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला बिंदु है इसमें कि मिट्टी में उपस्थित पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं तथा पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे की जड़ें जो होती है एक निश्चित गहराई तक ही प्रवेश कर पाती है, तो मिट्टी को उलटने पलटने से ये पोषक पदार्थ जो होते हैं मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं और पौधों की जड़ें इनका आसानी से उपयोग कर सकती हैं। मिट्टी को उलटने पलटने पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इस क्रिया के दौरान मिट्टी उलट ऊपर नीचे हो जाती है, परंतु कभी कभी खेतों में मिट्टी के मोटे मोटे ढेले पाए जाते हैं, जिन्हें पाटल के द्वारा फोड़कर समतल किया जाता है। इसकी सहायता से मिट्टी समतल मैदान जो होता है वो समतल हो जाता है, जिससे फसल उगाने में आसानी होती है। जुताई की क्रिया जो होती है वो हल, कुदाली और कल्टीवेटर से ये कार्य किया जाता है। चित्र की सहायता समझेंगे हम कि हल, कुदाली, कल्टीवेटर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम, चित्र देख रहे होंगे आप, हल जो होता है ये लकड़ी का बना होता है। इसके एक सिरे पर लोहे की पत्ती पाई जाती है जिसे हम फाल कहते हैं। इसका मुख्य जो भाग होता है वो लकड़ी का बना होता है जिसे हम शाफ्ट कहते हैं। इसके इस भाग पर एक लोहे की लकड़ी की एक डंडी जुड़ी होती है जो जोत से जुड़ी होती है और जोत को बेलों के ऊपर रखा जाता है, जिसकी सहायता से जुताई की क्रिया की जाती है। ये हल जो होता है प्राचीन काल में लिया जाता था। साथ ही साथ उपयोग में लेते हैं ये जो है कुदाली, इसकी सहायता से भी किया जाता है। कुदाली जो होता है, यहाँ देखिए कुदाली में लकड़ी का बना हैंडल होता है, जो साथ में एक लोहे की पत्ती भी इसमें पाई जाती है, जिसकी सहायता से मिट्टी को खोदा जा सकता है और खरपतवार को हटाई जा सकती है। वर्तमान में जुताई करने के लिए आधुनिक यंत्र कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर की सहायता से समय और श्रम दोनों की बचत होती है और आसानी से खेत की जुताई की जा सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि खेत की जुताई करने के लिए 3 यंत्र, पहला हल, दूसरा कुदाली और तीसरा कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मिट्टी तैयार की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की ओर। हमारा अगला चरण है बुआई अर्थात सोविंग। तो मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई की जाती है। अब बुआई करने से पहले हमें स्वस्थ और अच्छे बीजों का चयन करना होता है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? बीजों कुछ मात्रा लें और उसे हम पानी से भरी बाल्टी में डाल देते हैं। आप देखते हैं कुछ बीज जो होते हैं वो पानी सतह पर आते हैं और कुछ बीज जो होते हैं नीचे की ओर डूब जाते हैं। कुछ बीज जो ऊपर की ओर आते हैं वे हल्के होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, वे खराब बीज होते हैं, उन्हें छांट कर अलग कर दिया जाता है। और भारी बीज, स्वस्थ बीज जो होते हैं वो अंदर की ओर डूब जाते हैं, उन्हें लेकर बीज उसमें बुआई करने में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने सेकंड बिंदु देखा कि बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। बुआई करने के लिए हम पारंपरिक पद्धति देख रहे हैं यहाँ पर कि एक कीपनुमा यंत्र आपको दिखाई दे रहा है। इस कीपनुमा यंत्र के नीचे की ओर 2 से 3 पाइप लगे होते हैं, जिनकी सहायता से बीज भूमि के अंदर चले जाते हैं। इसमें भी समय अधिक लगता है और मेहनत भी अधिक लगती है, इसलिए वर्तमान समय में सीड ड्रिल नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस सीड ड्रिल की सहायता से अनेक फायदे होते हैं। एक तो समय और श्रम की बचत होती है और दूसरा फायदा यह होता है बीज भूमि में
समान गहराई में और समान दूरी पर स्थापित किए जाते हैं। साथ ही साथ बीजों को मिट्टी की सहायता से ढक दिया जाता है, जिससे पक्षियों के द्वारा इसे खाने का भय समाप्त हो जाता है। तो वर्तमान में सीड ड्रिल का अधिक उपयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि धान और कुछ वन्य पुष्पी पौधों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है, उसके पश्चात इन्हें खेतों में स्थानांतरित किया जाता है। देखा होगा आपने चावल को कि चावल को पहले पौधशाला में तैयार करके फिर उसे खेतों में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार ये हमारा दूसरा बिंदु हुआ बुआई। आगे बढ़ते तीसरे बिंदु की ओर, खाद और उर्वरक मिलाना। हम देखते हैं कि जब किसान लगातार खेती करता है तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उन्हीं पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए किसान खेतों में खाद और उर्वरक मिलाता है। तो खाद और उर्वरक को हम यहाँ पर समझेंगे, अंतर की सहायता समझेंगे, उनके गुण और जो नुकसान है, फायदे नुकसान दोनों को समझ पाएंगे और साथ साथ अंतर भी हम इसमें देख पाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा विद्यार्थियों, जब भी आपसे एग्जाम में खाद और उर्वरक या किसी भी टॉपिक के बारे में अंतर पूछा जाए तो जिस प्रकार से सारणी बनी हुई है आपको सभी अंतर उसी प्रकार से सारणी की सहायता से ही करना है। तो समझते हैं यहाँ पर उर्वरक खाद को। तो सबसे पहले देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, अर्थात रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद जो होती है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उर्वरक मानव निर्मित है जबकि खाद प्राकृतिक है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जबकि खाद जो होती है खेतों में बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के द्वारा ये तैयार की जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं प्राप्त होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अब आपके मन में सवाल आता है कि ह्यूमस क्या है? ह्यूमस मिट्टी के अंदर जब अनेक सूक्ष्म जीव पौधों की पत्तियां वगैरह ये जब सड़ गल के नष्ट होती है तो इससे ह्यूमस तैयार होता है, उसी को हम ह्यूमस कहेंगे। अगला बिंदु आता है इसमें, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को संक्षिप्त रूप में हम NP और K कहते हैं। तो उर्वरक के अंदर इनकी मात्रा बहुत अधिकता होती है, जबकि खाद में ये पादप पोषक जो होते हैं तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने खाद और उर्वरक का अध्ययन एक साथ किया, उनमें अंतर समझने का प्रयास किया और किसके क्या लाभ है और क्या नुकसान है ये समझने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं कि खाद से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। खाद का पहला लाभ है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात मिट्टी जो होती है जल को पकड़ के रखने की क्षमता में वृद्धि होती है। नंबर 2, इससे मिट्टी भुरभुरी सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैसीय विनिमय सरलता से होता है। शुरुआत में बात की थी हमने कि पादप की जो जड़ें होती है वह श्वसन क्रिया कर सके, इसलिए मिट्टी की जुताई की जाती है। तो खाद देने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। अगला बिंदु, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी के अंदर अनेक ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो पादप को वृद्धि करने में सहायता करते हैं, और जैसा हमने भी कहा कि केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, तो उनकी वृद्धि करने में ये सहायक होते हैं। अगला बिंदु, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा कि खाद से हम कह रहे मिट्टी का गठन सुधर जाता है, क्योंकि उर्वरक का उपयोग करने से प्रारंभ में तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, फसल उत्पादन बढ़ता है, पर लगातार हम जब उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आने लगती है। साथ ही साथ उर्वरक के माध्यम से जल का प्रदूषण भी होता है, इसलिए हमें अधिकतम खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक का हमें विशेष परिस्थितियों में उपयोग करना चाहिए। अब जैसा हमने कहा कि ये खाद उर्वरक हम दे रहे हैं मिट्टी की पोषक क्षमता बढ़ाने के लिए, तो खाद उर्वरक देने के अलावा हम एक उपाय और कर सकते हैं। उस उपाय का नाम है फसल चक्र। फसल चक्र अर्थात फसल को बदल बदल कर बोना। तो परिभाषा क्या रहेगी इसकी कि एक फसल के बाद खेत में दूसरे किसी किस्म की फसल एकांतर क्रम में अर्थात बदल बदल कर बोने की क्रिया को, उगाने की क्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र से फायदा ये होता है कि अगर हम एक ही फसल को लगातार बोते हैं तो उससे उस भूमि में, उस मिट्टी में विशेष पोषक
पोषक तत्व की कमी हो जाती है। परंतु जब फसल को बदल बदल के बोते हैं तो मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की मात्रा उचित रूप से बनी रह सकती है। तो ये अगला बिंदु हुआ हमारा खाद और उर्वरक देना। इसमें हमने खाद और उर्वरक में अंतर, खाद के लाभ और फसल चक्र के बारे में अध्ययन किया। आगे क्यों बढ़ते हैं? अगला बिंदु है हमारा सिंचाई। जैसा आप सभी जानते हैं जीवों को जल की आवश्यकता होती है, बिना पानी के हम नहीं रह सकते। इसी प्रकार से पौधों को भी वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है और पौधों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई की एग्जैक्ट परिभाषा क्या रहेगी कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल के साथ खनिजों व उर्वरकों का अवशोषण होता है। जैसे हम जानते हैं कि पादप जो होता है विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों को जल के साथ अवशोषण करता है। जब सिंचाई के द्वारा जल देते हैं तो खनिज लवण जल में घुल जाते हैं और पादप जल के साथ इनका अवशोषण कर लेता है। सिंचाई का एक और फायदा क्या होता है? बीजों का अंकुरण। अगर मिट्टी शुष्क है तो उसमें बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। बीजों के अंकुरण के लिए नमी अर्थात आर्द्रता की आवश्यकता होती है, वो सिंचाई के द्वारा ही संभव हो पाती है। कई बार जब मिट्टी तैयार करते हैं उस समय भी जल दे दिया जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण आसानी से हो जाता है। अगला, फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा। पहली बात बता दें यहाँ पर पाला क्या है। पाला वह स्थिति है जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो पौधों के अंदर जो जल होता है वो जल जम जाता है, जिससे फसल काफ़ी नुकसान होता है। उस स्थिति को हम पाला कहते हैं। तो सिंचाई देने से पाले सुरक्षा की जा सकती है, साथ ही गर्म हवा से भी सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि जब गर्म हवा चलती है तो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अत्यधिक होती है और पादप मुरझा जाते हैं। परंतु सिंचाई करने से गर्म हवा से भी पादपों की रक्षा की जा सकती है। अगला फायदा जो होता है कि एक और कह रहे हैं कि सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी, ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें बिंदु में कहना चाह रहे हैं कि सिंचाई का समय जो होता है और इसकी बारंबारता जो होती है वो निर्भर करती है फसलों पर। अर्थात कुछ फसलों को जल की अधिक आवश्यकता होती है और कुछ फसलों को जल की कम आवश्यकता होती है। दूसरा निर्भर करता है मिट्टी पर। कुछ मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है तो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, और कुछ मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होने से ऐसी मिट्टी में हमें जल अधिक मात्रा में देना पड़ता है। साथ ही ऋतु की बात करें तो हम देखेंगे गर्मी की ऋतु में हमें अधिक जल सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि वर्षा की ऋतु में हमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। तो संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि सिंचाई का समय और बारंबारता ये फसलों पर, मिट्टी पर और ऋतु पर आधारित होता है। अगला बिंदु, सिंचाई के स्रोत हैं वो है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहरें। ये सभी जल के स्रोत हैं और यहाँ से जल लेकर हम फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि सिंचाई के तरीके या सिंचाई के साधन कौन कौन से। तो चित्र में देख पा रहे हैं आप सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके, पुराने तरीके वो है रहट, मोट, ढेकली और चेन पंप। ये जो पारंपरिक तरीके, इन पारंपरिक तरीकों में समय भी अधिक लगता है, श्रम अधिक होता है और इसमें जो होता है अधिकांश जल जो होता है वो वापस खेतों तक पहुंचने से पहले ही कुछ भाग जो होता है इसका मिट्टी में ही चला जाता है। इसलिए आजकल हम आधुनिक विधियों का उपयोग करते हैं। तो आधुनिक विधियां यहाँ पर देखिए, हम आधुनिक विधियां एक तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पाइपों की सहायता से बूंद बूंद विधि, और दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं फव्वारा विधि। बूंद बूंद विधि जो होती है यह है यहाँ पर जहाँ पर भी जल की कमी होती है वहाँ उपयोग में ली जाती है। इस जल की हर बूंद का उपयोग किया जाता है। इसके लिए खेतों में पाइप बिछे होते हैं, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर खेतों में पाइप बिछे होते हैं और इन पाइपों में छेद होते हैं। जब इस जल गुजरता है तो बूंद बूंद करके प्रत्येक पौधे के पास गिरता है, जिससे जल का समुचित उपयोग हो पाता है। इसी प्रकार से फव्वारा विधि, इस फव्वारा विधि में खेतों में कुछ पाइप लगे होते हैं, इनके ऊपरी सिरे पर नोजल लगे होते हैं। उन नोजल की सहायता से जल निकलता है और इस प्रकार फसलों पर गिरता है जैसे कि बरसात हो रही हो। इस प्रकार आधुनिक विधियों, एक तो ड्रिप तंत्र और फव्वारा विधि के द्वारा जल का समुचित उपयोग किया जा सकता है और समय और श्रम दोनों की बचत की जा सकती है। तो ये बिंदु हमारा सिंचाई। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा खरपतवार से सुरक्षा अर्थात वीड से सुरक्षा। तो पहली बात आती है यहाँ पर खरपतवार हम कहते किसे हैं। कई बार हम देखते हैं कि खेतों में जो मुख्य फसल होती है उस मुख्य फसल के साथ भी कुछ पौधे, अवांछित पौधे उग जाते हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी उग जाते हैं। ऐसे पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं।
अब ये खरपतवार किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? खरपतवार जो होते हैं जल, पोषक, जगह और प्रकाश के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल को इन सभी चीज़ों की कमी हो जाती है, हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है। इनमें से कुछ खरपतवार जो होते हैं वो मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले होते हैं और साथ ही साथ हम फसल की कटाई करते हैं तो कटाई में भी हमें बाधा पहुँचाते हैं। तो इन खरपतवार को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो देखिए, पहला तरीका है, पहले बात करें कि खरपतवार हटाने की क्रिया को हम निराई कहते हैं। अगला बिंदु, अब ये खरपतवार किस प्रकार से हटाएंगे कि फसल उगाने से पहले खेत जोतना। जैसे हमने पहले बिंदु लिया था मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में हम हल, कुदाली और कल्टीवेटर की सहायता से जब हम खेत जोतते हैं तो कई खरपतवार जो होती है वो हट जाती है और मिट्टी के अंदर ही मिल जाती है। दूसरा तरीका होता है खरपतवार को जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर हटा दिया जाता है, उन्हें एक स्थान डालकर उन्हें जला दिया जाता है। अगला बिंदु आता है इसमें रसायन जैसे 2,4-D के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ऐसे रसायनों को हम खरपतवार नाशी कहते हैं। तो इस बिंदु समझा हमें कि फसल के अतिरिक्त अन्य अवांछित पौधे जो उगते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं और खरपतवार फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो इन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से हटा दिया जाता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है खरपतवार सुरक्षा हो चुकी है, फसल पक चुकी है, अब फसल की कटाई का समय आ चुका है। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई कार्य जो होता है वह दराती अथवा हार्वेस्टर की सहायता से किया जाता है। पहले जब किसानों के पास साधन नहीं थे तो दराती सहायता से किया जाता था। इसमें मानव श्रम भी अधिक लगता था और समय भी अधिक लगता था, परंतु वर्तमान में हार्वेस्टर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फसल कट जाने के पश्चात फसल से दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग का ये कार्य होता है यह कॉम्बाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। कॉम्बाइन से तात्पर्य कॉम्बाइन अर्थात दो मशीनें मिलकर जब एक हो जाती है उसे कॉम्बाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हार्वेस्टर दोनों काम कर रहा है। इसके इस भाग से फसल को काट लिया जाता है और यहाँ पर अंदर के द्वारा इसे थ्रेशिंग का कार्य करता है जिससे दानों को अलग कर लिया जाता है। जिन किसानों के पास में खेत छोटे होते हैं वे वीविंग मशीन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीविंग मशीन, इस वीविंग मशीन की सहायता से फटक कर दानों को अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार कटाई कार्य आप देख रहे हैं दराती और हार्वेस्टर की सहायता से, और छोटे किसान जो होते हैं फटकने के लिए वीविंग मशीन का उपयोग भी करते हैं। अब हम देखते हैं फसल कट चुकी है। अब फसल का जो होता है किसान भंडारण करता है। छोटे किसान जो होते हैं उनके पास उत्पादन कम होता है तो वे जूट के बोरों में या धातु के पात्रों में अपने घरों के अंदर भंडारण करते हैं। पर बड़े किसान या सरकार जो होती है जब इनका भंडारण करते हैं तो भंडारण करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह या साइलों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं फसल उत्पाद का बड़े पैमाने भंडारण साइलों और भंडार गृहों में किया जाता है। ये चित्र जो देख पा रहे हैं ये साइलों का चित्र है। यहाँ पर कई क्विंटल अनाज जो होता है वो संरक्षित किया जाता है। इनको संरक्षित करके हम पेड़ को जैसे चूहे एवं कीटों से, नमी से इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इन भंडार गृहों में अनेक टन अनाज भंडारित रहता है जिनका हम आपदा के समय आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारे फसल के भंडारण की। तो इस प्रकार हमने फसल उत्पादन के 1 से लेकर 7 चरण देखे। अब आगे क्यों बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा है जंतुओं से भोजन। पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि मानव जो होता है पादप और जंतु दोनों से भोजन प्राप्त कर सकता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। मछली से हमें कोड लिवर ऑयल जैसे यकृत तेल भी कहा जाता है वो प्राप्त करता है। इस तेल से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिसे पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो पशुपालन के द्वारा पशुपालन के अंतर्गत मनुष्य गाय, भैंस, मधुमक्खी, इनका मछली का आदि का पालन करता है जिससे हमें भोजन के अतिरिक्त अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा प्रथम अध्याय था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आशा है आपको समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान के शब्द दिए हुए तैरने, जल, फसल, पोषक और तैयारी। तो हम लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को कहते हैं, क्या कहेंगे इसको?
बिल्कुल ठीक, फसल। क्या कहेंगे इसे हम? फसल कहते हैं। उदाहरण दिया था किसी एक खेत में गेहूं के बहुत सारे पौधे उग रहे हैं, अर्थात वह गेहूं की फसल कहलाती है। अगला प्रश्न है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की होती है। क्या होती है मिट्टी की? बिल्कुल ठीक, मिट्टी की तैयारी होती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेंगे। हमने कहा था क्या करने लगेंगे बीज? बिल्कुल ठीक, बीज जो होते हैं वो तैरने लगेंगे, क्योंकि हल्के बीज जो होते हैं वो तैरने लगते हैं और भारी बीज जो होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिट्टी से आवश्यक तथा आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश मिट्टी से एक तो जल और पोषक आवश्यक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम खरीफ की फसल। खरीफ फसल यहां पर कौन कौन सी होगी? जैसे हमने कहा था खरीफ फसल, देखिए यहां पर मिलान करेंगे। खरीफ की फसल जो है धान एवं मक्का। अगला लें इसको कि रबी की फसल। रबी की फसल कौन कौन सी होगी? देखिए यहां पर रबी की फसल जो है वो है यहां पर गेहूं, चना और मटर जो है ये हमारी रबी की फसल है। अगला देखिए, अगला फसल है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक कौन से? रासायनिक उर्वरक है यूरिया एंड सुपर फास्फेट, पोटाश और NPK। ये जो आते हैं हमारे ये रासायनिक उर्वरक कहलाते हैं। और अंतिम जो आता है वो है खाद, कार्बनिक खाद। तो कार्बनिक खाद में क्या आएंगे? कार्बनिक खाद में आता है पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। इस प्रकार से कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करना है। जब भी एग्जाम में कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है तो जिस प्रकार से मिला रहा हूं उस प्रकार मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे खरीफ की फसल है तो इसका उत्तर है धान और मक्का, तो आप स्कूल के सामने लिखें ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अब हमारा ध्येय वाक्य लेते हैं आज का। ध्येय वाक्य है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है यदि आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं तो शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अतः पढ़ते रहिए और सफलता प्राप्त करिए। धन्यवाद।